200 साल पहले भारत और नेपाल ने कागज पर साइन किए थे। दोनों ने एक संधि की थी और पिछले करीब 80 सालों से इसी संधि के कारण दोनों देश आपस में उलझे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं भारत नेपाल सीमा विवाद की। अब कुछ समय पहले खबर आई कि नेपाल 200 साल पहले हुई उस संधि में लिखी बातें मानने को तैयार हो गया है। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब नेपाल के पास इस समझौते से जुड़े कागज ही नहीं है। तो क्या असली दस्तावेज न मिलने पर नेपाल के दावे बेकार हो जाएंगे? मामला है उत्तराखंड के उस इलाके का जहां लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा आते हैं। नेपाल इन इलाकों पर अपना दावा करता है, वहीं भारत का कहना है कि यह क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य का हिस्सा है और हमेशा से भारत के भूभाग का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में आज की वीडियो में हम समझेंगे कि सुगौली संधि क्या कहती है, इस संधि के किस हिस्से के कारण विवाद शुरू हुआ, सुगौली संधि को दोनों देश अलग अलग तरीके से क्यों पढ़ते हैं और कैसे नेपाल के पास इस संधि से जुड़े दस्तावेज मौजूद नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप कड़क देख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं सुगौली संधि से। सुगौली संधि को समझने के लिए हमें करीब 200 साल पीछे जाना होगा। 18वीं और 19वीं सदी में नेपाल का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा था। गोरखा शक्ति ने नेपाल के मौजूदा क्षेत्र से आगे बढ़कर पश्चिम में कुमाऊं और गढ़वाल और साथ ही पूर्व में दूसरे इलाकों पर अपना प्रभाव बढ़ाया। दूसरी तरफ भारतीय उपमहाद्वीप में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी शक्ति लगातार बढ़ा रही थी। दोनों शक्तियों के विस्तार का टकराव होना लगभग तय था। 1814 में एंग्लो नेपाल वॉर शुरू हो गया। इस वॉर को एंग्लो गोरखा वॉर भी कहा जाता है। करीब 2 साल तक चले इस युद्ध में गोरखा सेनाओं ने कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन आखिर में नेपाल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ शांति समझौते के लिए तैयार होना ही पड़ा। इसी युद्ध का परिणाम थी ट्रीटी ऑफ सुगौली। संधि का शुरुआती समझौता दिसंबर 1815 में हुआ और नेपाल ने इसे मार्च 1816 में पक्का किया। नेपाल के एक संसदीय दस्तावेज में भी संधि की पुष्टि करने की तारीख 4 मार्च 1816 दी गई है। सुगौली संधि के तहत नेपाल को बड़े भूभाग पर अपना दावा छोड़ना पड़ा। पूर्व में मेची नदी के आसपास की सीमा तय हुई। दक्षिण और पश्चिम में भी कई इलाके ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में चले गए। संधि ने नेपाल की विस्तारवाद की नीति पर भी विराम लगा दिया। यानी एक समय जो नेपाल बहुत तेजी से अपना क्षेत्र बढ़ा रहा था, उसके लिए सुगौली संधि एक तरह से टेरिटोरियल रोल बैक थी। इसीलिए इस संधि को नेपाल के आधुनिक टेरिटोरियल बाउंड्रीज के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन आज के भारत नेपाल सीमा विवाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इसी संधि का आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में नेपाल के राजा ने काली नदी के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना दावा छोड़ने की बात स्वीकार की थी। यानी बहुत सरल भाषा में समझें तो काली नदी भारत और नेपाल की सीमा का एक महत्वपूर्ण रेफरेंस पॉइंट बन गई। अब यहां से पूरी कहानी बदल जाती है, क्योंकि काली नदी के उद्गम स्थल को लेकर भी विवाद है। दरअसल हिमालय में जो नदियां निकलती हैं वो किसी सीधी लाइन की तरह आगे नहीं बहती। ऊंचे पहाड़ों, ग्लेशियरों, छोटी धाराओं और मौसमी स्ट्रीम्स के बीच किसी नदी के मुख्य स्रोत की पहचान कर पाना कई बार आसान नहीं होता। भारत और नेपाल की समस्या भी कुछ ऐसी ही है। नेपाल का दावा है कि काली नदी या महाकाली नदी, उसका दूसरा जो नाम है, उसका उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा क्षेत्र से है। अगर इस इंटरप्रिटेशन को आधार माना जाए तो नदी की धारा और उससे जुड़ी बाउंड्री के आधार पर लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख नेपाल की तरफ आते हैं और यही नेपाल का मुख्य टेरिटोरियल आर्ग्यूमेंट भी है। नेपाल आज भी आधिकारिक तौर पर इन क्षेत्रों को अपनी टेरिटोरी का हिस्सा मानता है, लेकिन भारत इस इंटरप्रिटेशन को स्वीकार नहीं करता। भारतीय पक्ष हिस्टोरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के साथ कई नक्शों को भी पेश करता है और उनके हिसाब से हवाला देता है। भारत का तर्क है कि काली नदी का उद्गम स्थल कालापानी के पास मौजूद छोटे झरनों से होता है, न कि बहुत दूर स्थित लिम्पियाधुरा से। भारत इन क्षेत्रों को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का अभिन्न हिस्सा मानता है। ऐतिहासिक, प्रशासनिक और राजस्व के जो दस्तावेज हैं उनका हवाला देते हुए भारत का कहना है कि यह क्षेत्र दशकों से उनके प्रशासनिक नियंत्रण में है। इस मामले को नक्शों ने और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। इस मामले में अलग अलग समय
जो ब्रिटिश एरा के मैप्स थे उसमें काली नदी और उसके सोर्स को अलग अलग तरीके से दिखाए जाने की बात भी सामने आती है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक हिस्टोरिकल एनालिसिस किया है जिसके मुताबिक शुरुआती ब्रिटिश मैप्स में काली नदी को लिम्पियाधुरा से निकलते हुए दिखाया गया था, जबकि बाद के जो नक्शे हैं उनमें नदी और सीमा बदली हुई दिखाई देती है। यही वजह है कि इन विवादों में दोनों देशों के रिसर्चर्स और ऑफिशियल्स अलग अलग हिस्टोरिकल मैप्स और डॉक्यूमेंट्स को एविडेंस के तौर पर सामने रखते हैं। और यहाँ ये बात समझना बेहद ज़रूरी है कि हर पुराना नक्शा अपने आप में अंतिम कानूनी फैसला नहीं बन जाता। किसी सीमा को तय करने के लिए ये देखना पड़ता है कि वो मैप किस अथॉरिटी ने बनाया है, उसे किस मकसद से बनाया गया, किस समय बनाया गया और क्या दोनों पक्षों ने उसे स्वीकार भी किया था। यही वजह है कि इस विवाद का समाधान सिर्फ एक पुराने नक्शे को देखकर नहीं निकाला जा सकता। तो फिर सुगौली संधि की ओरिजिनल कॉपी क्यों महत्वपूर्ण हो गई? दरअसल नेपाल में लंबे समय से यह सवाल उठता रहा कि 1816 की ओरिजिनल सुगौली ट्रीटी की मूल प्रति आखिर कहाँ है। 2019 में द काठमांडू पोस्ट ने रिपोर्ट किया था कि नेपाल के नेशनल आर्काइव्स या नेशनल रिपोजिटरी में इस ट्रीटी की ओरिजिनल कॉपी उपलब्ध ही नहीं थी। इसी रिपोर्ट के अनुसार संसद में इस मुद्दे को उठाया गया और सरकार से दस्तावेज को खोजने की मांग की गई। बाद में ये भी सामने आया कि नेपाल के पास ट्रीटी से संबंधित कॉपी मौजूद थी, लेकिन उनकी ऑथेंटिसिटी को लेकर वेरिफिकेशन की जरूरत थी। 2019 में तत्कालीन नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने भी कहा था कि उपलब्ध कॉपीज को फोरेंसिक तरीके से वेरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। भारत और ब्रिटेन में मौजूद हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को और मैप्स को भी तलाशा जा रहा है। यानी समस्या ये है कि नेपाल सरकार ये निश्चित रूप से स्टैब्लिश ही नहीं कर पा रही कि उनके पास जो मौजूद दस्तावेज हैं उनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट असली है। ऐसे में सवाल उठता है कि 2026 में ये मुद्दा क्यों अहम हो जाता है। दरअसल 2026 में नेपाली विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद में फिर इस बात को स्वीकार किया कि सरकार ये निश्चित रूप से नहीं बता सकती कि उसके पास संधि का ऑफिशियल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मौजूद है या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल आर्काइव्स में कुछ ट्रीटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने के रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि वे ओरिजिनल ऑफिशियल ट्रीटीज ही हैं या उसकी कॉपीज हैं या उसमें कुछ फेरबदल किया गया है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि नेपाल आज भी अपनी टेरिटोरियल पोजीशन को हिस्टोरिकल ट्रीटीज, मैप्स और एविडेंस के आधार पर जस्टिफाई करता है। और 2026 में विदेश मंत्री ने साफ कहा था कि नेपाल इंडिया बॉर्डर इश्यूज को डिप्लोमेटिक चैनल्स और हिस्टोरिकल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स साथ ही मैप्स के आधार पर हल किया जाना चाहिए। यानी नेपाल ने खुद ही ये मांग की थी कि वो 1816 में जो ओरिजिनल ट्रीटी हुई थी उसमें जो बात लिखी थी वो उसको मानने को तैयार है, लेकिन जब बात उस ट्रीटी को पढ़ने की आई तो नेपाल के पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। तो क्या संधि के असली कागज खो जाने से नेपाल का दावा खत्म हो जाएगा? इसका जवाब है नहीं। किसी संधि की ओरिजिनल कॉपी का उपलब्ध न होना अपने आप में उसको रद्द नहीं कर देता है। इतिहास में संधियों की ऑथेंटिकेटेड कॉपीज, रैटिफिकेशन, रिकॉर्ड्स, डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंस, आर्काइवल रेफरेंसेस, सब्सिक्वेंट मैप्स और एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स भी महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। और इस मामले में भी दोनों देशों के पास लंबे समय से अलग अलग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। ऐसे में आपका अगला सवाल होगा कि क्या ओरिजिनल ट्रीटी के दस्तावेज मिलने के बाद क्या विवाद खत्म हो जाएगा? तो इसका जवाब है जरूरी नहीं। मान लीजिए कि कल नेपाल को 1816 की ओरिजिनल ट्रीटी की जो कॉपी थी वो मिल जाए, तो उसमें काली नदी का एग्जैक्ट सोर्स कौन सा माना गया था ये ढूंढना सबसे अहम है। और फिर उस समय की जियोग्राफिक अंडरस्टैंडिंग को आज की इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ कैसे मिलाया जाएगा। यहाँ पे डेमोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डेमोग्राफिक्स क्या उस समय निकल करके आते हैं, यानी ओरिजिनल ट्रीटी एक महत्वपूर्ण सबूत हो सकती है, लेकिन वो अकेले पूरे विवाद का समाधान नहीं हो सकती। यही कारण है कि नेपाल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और मैप्स के साथ साथ ब्रिटिश आर्काइव्स में भी रिकॉर्ड्स तलाश रहा है। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके भेज दीजिए। मैं हूं आयुष, कैमरे के पीछे है मेरे साथी दीपक। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।